जो हमारा टॉपिक है इसका क्या नाम है, इसका नाम है जी एक्यूट सिस्टाइटिस। एक्यूट सिस्टाइटिस, एक्यूट सिस्टाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अगर आपके ब्लैडर की क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टाइटिस। और ये एक्यूट हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्यूट सिस्टाइटिस कहेंगे। और ये कैसे आपको प्रेजेंट, इसका मरीज आपके पास कैसे आएगा, तो इसकी प्रेजेंटेशन जो होती है, डेट इज योर सुप्रा प्यूबिक पेन, ठीक है, सुप्रा प्यूबिक पेन। सुप्रा प्यूबिक हम किसको कहते हैं, जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इनके जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, जहां पे सुप्रा प्यूबिक हेयर होते हैं, वह उनको, उसको हम क्या कहते हैं, सुप्रा प्यूबिक रीजन कहते हैं, सुप्रा प्यूबिक रीजन, ठीक है। जो आपके प्यूब्स हैं, प्यूब्स हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, तो उनके ऊपर वाला जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, सुप्रा प्यूबिक रीजन। और उसमें आपको क्या होगी, पेन होगी। और क्या होगा, डिसयूरिया, मतलब जो मरीज होगा जब वो यूरिन करेगा तो उसको क्या होगी, पेन होगी। इसके अलावा वो क्या मरीज क्या कहेगा कि मुझे यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि बार बार यूरिन आता है, ठीक है, बार बार यूरिन आता है, ठीक है, बार बार यूरिन आता है। उसके अलावा और क्या होगा, अर्जेंसी, ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था अर्जेंसी कॉन्टिनेंस के मतलब जैसे ही मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आता है फौरन से मुझे क्या आती है, अर्ज होती है, और मेरा यूरिन क्या कर जाता है, लीक कर जाता है। एक तो यूरिन बार बार आता है, और क्या है, यूरिन की अर्जेंसी है। और क्या है, जब मैं यूरिन करता हूं तो क्या होता है, पेन होती है। और पेन कहाँ पे होती है, सुप्रा प्यूबिक रीजन में पेन होती है। और अक्यूट सिस्टाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो ये सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो सबसे अहम बात है ना, वो ये वाली है जो आपने याद रखनी है, दैट इज योर सिस्टेमिक साइन। तो आपको पता है माशाल्लाह, आप सारे लावे बैठे हो, तो आप सबको पता है कि सिस्टेमिक साइंस क्या होता है, कि जो हमारी पूरी बॉडी में साइंस हो। मतलब कि जब भी आपको इन्फ्लेमेशन होती है, जब भी आपको क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो आपको लाजमी लाजमी उसके साथ फीवर होता है। आपने देखा होगा, आपको कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, तो उसके साथ ना आपको फीवर लाजमी होता है। लेकिन ये एक ऐसी डिजीज है एक्यूट सिस्टाइटिस की, इसमें आपको फीवर नहीं होता, ठीक है, नो फीवर, इसमें आपको फीवर नहीं होता। तो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है, इसको आपने याद रखना है कि इसमें फीवर और हाई ग्रेड फीवर और चिल्स नहीं होते, आपको सर्दी नहीं लगती और आपको फीवर भी नहीं होता, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको आपने थोड़ा सा याद कर लेना है। वैसे हमने जनरल ये रूल पढ़ा है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है हमें फीवर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यार इसके हमारे पास रिस्क फैक्टर क्या क्या है, कि किन बंदों को आपके पास एक्यूट सिस्टाइटिस हो सकता है। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या होंगे, इसके रिस्क फैक्टर सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे अहम है वो है यूरिन, इसका, इसकी क्या रीजन होगी सर। इसकी रीजन मुझे खुद नहीं समझ आई, बस आपकी बुक ने लिखा हुआ है, और उसमें पथोमा वाले ने भी सेम यही बात लिखी हुई है कि इसमें आपको फीवर नहीं होता और चिल्स नहीं होते, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, जो खवातीन होती हैं, जो फीमेल्स हैं, इनमें एक्यूट सिस्टाइटिस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो आपका यूटीआई होता है, ठीक है, जो आपका यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स, इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। ये क्यों होता है, ठीक है, तो ये मैं आपको 1000 दफा पढ़ा चुका हूँ कि जो आपकी फीमेल्स होती हैं, इनमें जो यूरिथ्रा होता है, ठीक है, फीमेल्स में जो यूरिथ्रा होता है वो कितना होता है, वो तकरीबन होता है 3 से 4 सेंटीमीटर का। वो कितना होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर का। लेकिन जो मेल्स होते हैं, जो मर्द हजरात होते हैं, इनमें क्या आता है, इनमें जो यूरिथ्रा होता है वो कितना होता है, वो तकरीबन 14 से लेके 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 से लेके 20 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं, इनमें जो यूरिथ्रा होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। तो जो चूंकि चूंकि एक तो यूरिथ्रा शॉर्ट है, यूरिथ्रा छोटा है, तो जैसे ही वो इन्फेक्शन थोड़ा सा लगता है तो वो फौरन ट्रेवल कर जाता है किसके पास, आपके ब्लैडर के पास। तो फीमेल्स में क्या आता है, शॉर्ट शॉर्ट यूरिथ्रा होता है, कितना आता है, 3 से 4 सेंटीमीटर का। मेल्स में कितना होता है, 14 से 20 सेंटीमीटर का होता है, और वो लंबा होता है। तो बैक्टीरिया को ज्यादा सफर तय करना पड़ता है। इस वजह से जो फीमेल्स हैं, इनमें क्या होता है, फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में जो यूटीआई के चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एक और चीज ये होती है कि फीमेल्स में आपने देखा होगा कि आप जो यूरिथ्रा होती है, जो यूरिथ्रल ओपनिंग है, उसके साथ क्या होती है, वजाइना होती है, ठीक है, उसके साथ क्या होती है, वजाइना। और वजाइना का तो अपना भी काफी नॉर्मल फ्लोर आता है। तो जो ऐसी फीमेल जो कि सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, उनमें भी यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसको हम जरा देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो सबसे अहम बात है वो ये वाली है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि इट इज मोर इन फीमेल्स। फीमेल्स में मोर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो यूरिथ्रा होता है वो कितना होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है। और मेल्स में कितना होता है, लंबा होता है, कितना होता है, 14 से 20 सेंटीमीटर का होता है। और इसमें क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि अगर एक फीमेल क्या है, सेक्सुअली एक्टिव है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी क्या है, इसका क्या है, रिस्क फैक्टर है। अब इसमें से आपसे आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, इसमें से आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, बल्कि मैं ना क्वेश्चन आपको बाद में बताता हूँ, पहले हमने ये कर ले। ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स आ गया। उसके अलावा अगर एक बंदा है और आपने उसको कैथेटर पास किया, ठीक है, इनडेवेलिंग कैथेटर। ये इनडेवेलिंग कैथेटर उसने मतलब उसका आपको कंफ्यूज करने के लिए इनडेवेलिंग लिखा है। इनडेवेलिंग का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है, इनडेवेलिंग का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल। तो आपको पता है कि जो हम कैथेटर यूज करते हैं यूरिन यूरिन के लिए, वो फ्लेक्सिबल एक ट्यूब होती है। तो इनडेवेलिंग कैथेटर मतलब कि अगर आप कैथेटराइजेशन करते हो, तो कैथेटर क्या होता है,
कैथेटर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है किसका, यूटीआई का। ठीक है, जब आप किसी मरीज को बहुत लंबे अरसे तक कैथेटर एक ही लगाई रखते हो, उसको चेंज नहीं करते, या जब आप लगाते हो तो आपके हाथ अगर गंदे हैं तो जो बैक्टीरिया होगा उस कैथेटर पे लगेगा और सीधा आपके ब्लैडर में चला जाएगा, और ब्लैडर में क्या हो जाएगी, उसकी ग्रोथ हो जाएगी और आपको यूटीआई हो जाएगा। उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा है जी डायबिटीज मेलिटस, ये समझने वाली बात है। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। अच्छा, डायबिटीज मेलिटस में ऐसा क्या होता है कि हमें यूटीआई में जो है यूटीआई ज्यादा हो जाते हैं। तो डायबिटीज मेलिटस में हम देखते हैं कि जो डायबिटीज मेलिटस है इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो इसको जरा लिख लेना। डायबिटीज मेलिटस में एक तो क्या होता है कि जो हमारा यूरिन होता है इसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है। मैंने आप सबको बताया है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि डायबिटीज मेलिटस का मतलब क्या होता है। तो डायबिटीज मेलिटस का मतलब ही क्या होता है, स्वीट यूरिन। जो मरीज होता है उसका मीठा यूरिन होता है, तो उसके यूरिन में क्या होता है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है। चूंकि डायबिटीज मेलिटस में ग्लूकोज ज्यादा होता है, तो ये ग्लूकोज क्या करता है, ये खुराक है किसकी, बैक्टीरिया की, तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। तो जो शुगर के मरीज होते हैं इनमें अक्सर यूटीआई हो जाता है। इसके अलावा और क्या होता है, आपको पता है कि डायबिटीज मेलिटस में आपकी क्या होती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो चुकी होती है। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी भी कम हो चुकी होती है, तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से भी आपको क्या हो जाता है, यूटीआई के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या आ जाता है, आपको न्यूरोपैथी। ठीक है, न्यूरोपैथी, आपकी नर्व्स वगैरह सही तरह काम नहीं कर रही होती, तो उससे भी आपको क्या हो सकता है, उससे भी आपको यूटीआई होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम है वो ग्लूकोज वाला है, कि ग्लूकोज जैसे ज्यादा होता है आपके बैक्टीरिया उस पर फीड करते हैं और बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है, और जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। सिंपल सी बातें हैं। ओके, हम आगे चलते हैं। आगे है जी आपका इम्पेयर्ड, ठीक है, इम्पेयर्ड ब्लैडर एम्पटिंग। अब जरा आप मुझे लोग बताएंगे कि इम्पेयर्ड ब्लैडर एम्पटिंग कल हमने पढ़ा था किस डिजीज में होता है, इम्पेयर्ड ब्लैडर एम्पटिंग। और डॉक्टर निमरा जफर ने एक क्वेश्चन भी किया था, उसका भी मैं आंसर करता हूँ क्लास के एंड पे। पहले हम जरा टॉपिक कंप्लीट कर लें। इम्पेयर्ड ब्लैडर एम्पटिंग, जल्दी बताएं किस में पढ़ा था। यस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, इंपेयर्ड ब्लैडर एम्पटिंग। तो उसमें हमें क्या होता है, यूटी, मैंने कल भी लिखवाया भी था आपको कि जो ओवरफ्लो फ्लो इनकॉन्टिनेंस है इसमें यूटीआई के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपका जो यूरिन है वो अंदर ही ब्लैडर के अंदर रहता है और वो सही तरह बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, आपकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, और आपकी जो डिफ्यूजर मसला है उसकी अंडर एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद उसने कॉजेज लिखा हुआ है, ये कॉजेज बहुत अहम है, ये आपने ध्यान से कर लेनी है। ठीक है, कॉजेज में क्या क्या आता है कि आपका किस किस वजह से आपको क्या हो सकता है, आपको यूटीआई हो सकता है, आपका ये एक्यूट सिस्टाइटिस हो सकता है। तो कॉजेज क्या है इसमें, जो ये सबसे अहम एमसीक्यूज है ना, अभी तक जो हमने बातें पढ़ी हैं इसमें जो सबसे अहम एमसीक्यूज है वो ये वाला है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई दैट इज योर असर्शिया कुलाई। इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मैं इसको कहता हूँ ई कुलाई। ठीक है, मोस्ट कॉमन काज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये कई दफा एफसीपीएस में आ चुका है। ई कुलाई का मोस्ट कॉमन काज क्या है, ई कुलाई इट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट सिस्टाइटिस। एक्यूट सिस्टाइटिस का क्या है, इट इज मोस्ट कॉमन काज है। उसके अलावा आपका आता है स्टाइफाइलोकोकस। ठीक है, स्टाइफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। ठीक है, स्टाइफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस एक बैक्टीरिया है। ठीक है, सेप्रोफाइटिकस। उसके अलावा एक और बैक्टीरिया है जिसका हाँ, इकोलाई हो गया, स्टाइफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस हो गया, और स्टाइफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस किस में होता है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो इसका आपको क्वेश्चन किस तरह आएगा, देखो वो आपसे वो कहेंगे कि एक खतून आपके पास आई है, उसकी उम्र फर्ज करें 45 साल है। ठीक है, एक लेडी आपके पास आई है और उसकी उम्र कितनी है, 45 साल है, और उसकी अभी वो न्यूली वेड कपल है, मतलब उसकी नई नई अभी शादी हुई है। और वो अगर वो पाकिस्तान का कोई टेस्ट सिस्टम है तो वो आपसे पूछेंगे कि वो नारायण कगान हनीमून के लिए गए थे। तो आपके अगर क्वेश्चन में हनीमून का वर्ड आ जाए तो आपने फौरन किसकी तरफ जाना है, स्टाइफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, हनीमून। ठीक है, हनीमून। क्यों, क्योंकि जब वो हनीमून के पे गए तो वो क्या हुए, वो सेक्सुअली एक्टिव हुए, और जब वो सेक्सुअली एक्टिव हुए तो उनमें जो स्टाइफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस था ये ट्रांसमिट हो गया। और चूंकि जो बेचारी फीमेल थी उसका यूरिथ्रा शॉर्ट था, तो चांसेस है कि उसको क्या हो गया, उसको स्टाइफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस हो जाएगा। उसको क्या हो जाएगा, स्टाइफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस हो जाएगा। तो अगर आपसे वो कहते हैं कि अगर एक जवान खतून है या एक सेक्सुअली एक्टिव खतून है या हनीमून की आपको कोई हिस्ट्री देते हैं, तो आपने किसकी तरफ जाना है, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। लेकिन स्टिल आपकी बुक ने भी स्टिल ये लिखा है कि स्टिल इकोलाई क्या है, इकोलाई क्या है, इकोलाई इज मोस्ट कॉमन काज, लेकिन इसमें स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस होगा। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस होगा और इकोलाई भी हो सकता है, लेकिन स्टिल इकोलाई इट इज मोर कॉमन काज। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो स्टिल इकोलाई है इट इज मोर कॉमन काज।
डॉक्टर मारिया पूछ रही है मोर एक्यूरेट कौन सा होगा। तो इसमें अगर आप हम आपकी बुक को देखें तो आपकी बुक ने लिखा है ई कोलाई इज मोर कॉमन काज। यस, अगर आप ई कोलाई और स्टाफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस की तरफ जाते हैं तो आपकी बुक ने लिखा है स्टिल ई कोलाई इज मोर कॉमन। तो ई कोलाई की तरफ आपने जाना है। लेकिन अगर ई कोलाई नहीं होता तो फिर आपने किसकी तरफ जाना है, स्टाफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। अगर आपको हनीमून या सेक्सुअली एक्टिव या कोई जवान खतून की हिस्ट्री देते हैं, ठीक है, तो इसका इसका जो क्वेश्चन वो आएगा वो आपको हनीमून की हिस्ट्री की तरफ आएगा। ठीक हो गया। ओके, हम आगे चलते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होगा, इसमें इसमें क्या हो सकता है आपको बीपीएच, ठीक है, बीपीएच। बीपीएच काल भी मैंने समझाया था कि फर्ज करो ये क्या है, आपका ब्लैडर है, ठीक है, और ये क्या है, यूरिथ्रा है। तो जो आपका यूरिथ्रा होता है वो किस में से गुजर रहा होता है, वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में से गुजर रहा होता है। तो अगर आपका क्या होगा, अगर आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बड़ा हो गया, उसके सेल्स क्या हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, उसका हाइपरप्लेजिया हो गया है, उसके सेल्स की तादाद ज्यादा हो गई है, तो क्या होगा, आपको ऑब्स्ट्रक्शन होगी। जब आपको ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आपको क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपका इट इज वेरी कॉमन कि आपके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो सकता है, आपके ब्लैडर में आपके क्या हो जाएगा, सिस्टाइटिस हो जाएगा, कोई बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ हो जाएगी या उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, तो कल भी हमने पढ़ा था कि अगर बीपीएच हो जाए तो इसके लिए हम क्या देते हैं, इसके लिए हम देते हैं टेमसालुसिन, ठीक है, टेमसालुसिन, ठीक है, टेमसालुसिन। इसकी मैंने आपको ड्रग भी बताई थी, टेमसोलिन, ठीक है, टेमसोलिन बताई थी। कितनी बताई थी, 0.4 mg बताई थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ओके, हम आगे चलते हैं। उसके बाद है जी आपके लैब्स। ये लैब्स थोड़ा सा समझ लेना कि लैब्स, जब हम इस मरीज के लैब्स करवाएंगे तो हमें लैब फाइंडिंग क्या क्या मिलेगी। ठीक है, लैब फाइंडिंग हमें क्या क्या मिलेगी। तो लैब्स में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज, ठीक है, ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज। ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज हम किसको कहते हैं, एनीवन जिसने क्या हो, जिसने क्या हो, ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज, जिसने मुझसे हिमाटोलॉजी पढ़ी हो उसको पता होगा। बीपीएच का बता दिया, अगेन वो बुक में नहीं लिखा। ओके, मैं बता देता हूँ, बीपीएच का बता देता हूँ। ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज, ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज क्या होता है, देखो जो आपके फौजी है ना, जो आपके फौजी हैं, मैंने आपको हिमाटोलॉजी में पढ़ाया था कि यार जो आपके फौजी हैं, जो आपके डब्ल्यूबीसी है, इनके पास जो बंदूकें हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज। तो जब भी आपके डब्ल्यूबीसी, जब भी आपके फौजी एक्टिवेट होते हैं, जब भी आपके डब्ल्यूबीसी एक्टिव होते हैं, तो इधर लिख लें, ये एक एंजाइम पैदा करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज। तो चूंकि आपकी क्या हुई पड़ी है, इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है, तो आपके डब्ल्यूबीसी ब्लैडर में क्या है, एक्टिव है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एंजाइम आपको यूरिन में ज्यादा मिलेगा। ये आपको यूरिन में क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। उसके अलावा एक बहुत अहम बात जो कि स्टूडेंट को नहीं समझ आती, इधर थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा गौर करें। गौर ये आपने क्या करना है कि आपके जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मोस्टली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसको माइक्रो में भी पढ़ेंगे, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, ये क्या करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास ना एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम का क्या नाम है, उस एंजाइम का नाम है जी, अल्लाह भला करे, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट, ए से है, नाइट्रेट रिडक्टेज। जितने भी आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इनके पास ना एक एंजाइम होता है, माइक्रो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, नाइट्रेट रिडक्टेज। ये नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करता है, जो आपके यूरिन में क्या होता है, नाइट्रेट होता है, ठीक है, ये नाइट्रोजनस का ना एक वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रेट ए वाला, ठीक है, नाइट्रेट ए वाला है। तो आपके यूरिन में क्या होता है, नाइट्रेट होता है। तो ये जो जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं, ये पोजेस करते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज, एक एंजाइम का नाम है। जब ये एंजाइम क्या आता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से किस में आता है, आपके यूरिन में आता है, तो जो यूरिन में मौजूद नाइट्रेट होते हैं उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्राइट में, आई से है, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। तो अब जरा मुझे बताएं शाबाश, कि अगर आपको क्या हो जाए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, तो मुझे बताएं आपको नाइट्रेट ज्यादा मिलेंगे या नाइट्राइट ज्यादा मिलेंगे, जल्दी बताएं शाबाश। नाइट्राइट ज्यादा मिलेंगे या नाइट्रेट ज्यादा मिलेंगे, ये एमसीक्यू है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस डॉक्टर काशिफ, एक्सीलेंट, कि इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें नाइट्राइट, आई से आई वाले, ठीक है, नाइट्राइट इसमें हमें क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो जब भी आपने याद रखना है, जब भी आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, तो इसमें एक एंजाइम होता है जिसका क्या नाम है, नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करता है, आपके नाइट्रेट ए वाले को उठा के किसमें डाल देता है, आई वाले में डाल देता है। तो जब भी आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, तो आपको क्या होगा, आपको नाइट्राइट, आपके क्या हो जाएंगे, आपके नाइट्राइट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, आपके नाइट्राइट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा उसने ये लिखा हुआ है, इसके अलावा उसने ये लिखा हुआ है, कल ही हमने तीन बैक्टीरिया पढ़े थे। तीन बैक्टीरिया कौन कौन से पढ़े थे, क्लेबसीला, ठीक है, क्लेबसीला पढ़े थे, ठीक है, क्लेबसीला, क्लेबसीला पढ़ा था। उसके अलावा प्रोटियस मिराबिलस पढ़ा था, ठीक है, प्रोटियस मिराबिलस, ये तीनों बैक्टीरिया को आपने रटाई मारना, ठीक है। प्रोटियस मिराबिलस पढ़ा था, क्लेबसीला पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, और हमने अल्लाह भला करे एक और बैक्टीरिया पढ़ा था, उसका मैंने नाम ज़हन से निकल गया। तीन बैक्टीरिया, हाँ, स्टाफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, ये तीनों बैक्टीरिया क्या हैं,
मैंने आपको कल बताया था, ये तीनों बैक्टीरिया क्या है, दे ऑल आर यूरिएज पॉजिटिव। ये एमसीक्यू है माइक्रो के हवाले से। ये तीनों जो बैक्टीरिया हैं दे क्या है, दे आर यूरिएज पॉजिटिव। इनके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिएज एंजाइम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिएज एंजाइम। ये क्या करते हैं, ये जो यूरिन में मौजूद यूरिया होता है उसको कन्वर्ट करते रहते हैं किस में, अमोनिया में। इस किस में कन्वर्ट करते रहते हैं, अमोनिया में। तो एक तो आपके अमोनिया की पीएच को आपके यूरिन की पीएच को अल्कलाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अल्कलाइन कर देते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये जो अमोनिया है इसकी ना एक खास किस्म की स्मेल होती है, सेंट होती है। तो आप जब लैब करवाओगे उस मरीज की तो आपको क्या मिलेगा, अमोनिया सेंट मिलेगी, आपको अमोनिया सेंट मिलेगी। डॉक्टर मारिया इन बैक्टीरिया का नाम है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर क्लेब्सिला। दूसरे नंबर पे आपके आता है प्रोटियस मिराबिलस आता है। और जो तीसरे नंबर पे आता है, दैट इज योर स्टाइफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। स्टाइफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, प्रोटियस मिराबिलस एंड क्लेब्सिला। ये तीनों बैक्टीरिया क्या है, ये तीनों एमसीक्यूज है कि ये तीनों बैक्टीरिया क्या है, दे आर यूरिएज पॉजिटिव। ये क्या करते हैं, यूरिया को कन्वर्ट करते रहते हैं किसमें, अमोनिया में। अमोनिया में कन्वर्ट करते रहते हैं। इसको हमने कल भी पढ़ा था, आज दोबारा पढ़ रहे हैं। ओके। एक तो आपको ये जो मरीज होंगे सिस्टाइटिस, किसमें आपको ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज ज्यादा मिलेगा। इसमें और क्या मिलेगा, इसमें आपको अमोनिया सेंट मिलेगी। और आपको क्या मिलेगा, और इसमें आपको नाइट्राइट, आई वाले आपको ज्यादा मिलेंगे। आई वाले आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, पाई यूरिया। ठीक है, पाई यूरिया। पाई यूरिया हम किसको कहते हैं, पाई यूरिया कहते हैं यूरिन में पास। अगर आपके पास सेल्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं नॉर्मल से, तो इसको हम क्या कहते हैं, पाई यूरिया कहते हैं। लेकिन ये क्या होगा, इट विल बी स्टीराइल पाई यूरिया। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो, स्टीराइल का मतलब क्या होता है, स्टीराइल का मतलब होता है बिल्कुल साफ शफाफ पाक। ठीक है, साफ साफ पाकिस्तान, सेफ गार्ड पाकिस्तान। तो ये वही वाला स्टीराइल है कि स्टीराइल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साफ शफाफ। अगर आपको किसी चीज में बैक्टीरिया मिल रहे हैं तो हम उसको कहेंगे नॉन स्टीराइल है। ठीक है। और अगर किसी चीज को हमने बिल्कुल साफ कर दिया है सेफ गार्ड की मदद से, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं स्टीराइल कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपको यूरिन में क्या मिल रहा है, अगर आपको यूरिन में कल्चर मिल रहा है, ठीक है, जब आप बैक्टीरिया चेक करते हो तो बैक्टीरिया आपको कोई नहीं मिल रहा, बैक्टीरिया आपको कोई नहीं मिल रहा। बट आपको क्या मिल रही है, पस भी मिल रही है, प्लस डब्ल्यूबीसीज भी मिल रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज भी मिल रहे हैं और पस भी मिल रही है। तो इसको हम कहते हैं स्टीराइल पाइयूरिया। कि बैक्टीरिया तो कोई नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, पस तो है। ठीक है, पस भी है, हमारे मरे हुए फौजी भी हैं, लेकिन क्या है, बैक्टीरिया कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टीराइल पाइयूरिया। ठीक है, स्टीराइल पाइयूरिया, पाइयूरिया विद नेगेटिव कल्चर। उसके बाद अगर आपको क्या मिलता है, अगर आपको स्टीराइल पाइयूरिया मिलता है ना, तो हमें ये क्या बताता है कि भाईजान आपके मरीज को क्या हुआ पड़ा है, आपके मरीज को या एन नजेरिया गनोरिया, ठीक है, नजेरिया गनोरिया, या फिर उसको क्या, किसका इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, नजेरिया गनोरिया या क्लेमेडिया ट्रैकोमेटिकस। ठीक है, क्लेमेडिया ट्रैकोमेटिकस, क्लेमेडिया ट्रैकोमेटिकस एंड नजेरिया गनोरिया का इन्फेक्शन हो चुका है। और आप सबको पता है कि ये जो जो दोनों आपके इन्फेक्शन है, ये क्या है, दे आर एसटीडीज। ठीक है, ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो आपने उसको क्या कहना है, आपने कहना है बंदे का पुत्र बनो, मतलब कि आप अपनी हरकतें ठीक करो। ठीक है, तो आपने उसको कहना है कि भाईजान आपको एसटीडी हो चुका है। क्यों हो, कैसे हुआ है, अगर आपको कल्चर नेगेटिव मिले और कल्चर के साथ आपको डब्ल्यूबीसी मिले और पास भी मिले, और यकीन करें ये जो अभी मैंने आपको बात बताई है ना, इसी यही बात सेम एज इट इज बात आपके स्टेप टू सीके की गाइनी में लिखी हुई है, सेम बात ये लिखी हुई है। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट एड अच्छे से कर लोगे तो आपकी इंशाल्लाह स्टेप टू सीके भी काफी हद तक हो जाएगी। ये सेम बात लिखी हुई है कि अगर आपको क्या मिलता है, स्टीराइल पाइयूरिया मिलता है यूरिन में, तो आपको क्या है, आपको या नजेरिया गनोरिया है, या आपको क्या है, क्लेमेडिया ट्रैकोमेटिकस है। उसके बाद फिर हम फर्दर टेस्टिंग की तरफ जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ना उसका डायग्नोज वगैरह कंफर्म करते हैं। तो ये भी हो गया। उसके बाद अब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका जो ट्रीटमेंट है, चूंकि ये क्या है, इट इज इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरिया वगैरह की वजह से है, तो इसमें हम क्या दे सकते हैं, इसमें हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। इसमें हम क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी दे सकते हैं, इसमें सबसे मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ टीएमपी। टीएमपी का मतलब क्या होता है, ट्राई मैथोप्रिम। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ फिर कंफ्यूज ना हो जाना। ट्राई मैथोप्रिम, ठीक है, ट्राई मैथोप्रिम। प्लस इसके साथ हमें मिला के देते हैं, क्या देते हैं, एस एम एक्स। एस एम एक्स का मतलब क्या है, सल्फा। ठीक है, सल्फा मिथोक्साजोल। ठीक है, सल्फा मिथोक्साजोल। ठीक है, सल्फा मिथोक्साजोल, सल्फा, इन दोनों को, ये क्यों होता है, जो जो आपकी ट्राईमेथोप्रिम है ना, ये इतनी कोई खास मतलब इफेक्टिव नहीं है, तो हम सल्फा मिथोक्साजोल और ट्राईमेथोप्रिम को ना मिला के देते हैं। ठीक है, और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज योर को ट्राईमोक्साजोल। ठीक है, को ट्राईमोक्साजोल, ये जो बाजार में आपको मिलेगी वो इस नाम से मिलेगी, को ट्राईमोक्साजोल। ठीक है, वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, ट्राईमेथोप्रिम का होता है और सल्फा मिथोक्साजोल होता है। और ये किस क्लास से बिलोंग करती हैं, दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ सल्फोनामाइड्स। ठीक है, सल्फोनामाइड्स। तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हमारे पास क्या है, दैट इज योर को ट्राईमोक्साजोल।
ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल हम दे सकते हैं। ये क्या है, ये दे आर सल्फानोमाइड ड्रग्स, दे आर सल्फानोमाइड ड्रग्स। इसके अलावा हम और क्या दे सकते हैं, जो कि आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ उसको लिख लो। इसके अलावा हम दे सकते हैं आपकी मशहूर जमाना सिप्रोफ्लोक्सासिन, ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन। उसके अलावा सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ हम और क्या दे सकते हैं, दैट इज योर नाइट्रोफ्रेंटोन, ठीक है, ठीक है, नाइट्रोफ्रेंटाइन, ठीक है, नाइट्रोफ्रेंटाइन। नाइट्रोफ्रेंटाइन क्या है, ये भी एक एंटीबायोटिक है, इसको भी हम पढ़ेंगे, नाइट्रोफ्रेंटाइन, ठीक है, नाइट्रोफ्यूरनटाइन, ठीक है, फ्यूरनटाइन, ठीक है। तो ये आप 3 एंटीबायोटिक्स दे सकते हो अपने मरीज को। लेकिन सबसे जो रिकमेंड मैंने देखा है डॉक्टरों को, वो ये वाली देते हैं, कोट्राइमोक्साजोल देते हैं, ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामिथोक्साजोल। और इसकी जो रेशियो होती है वो 1:3 से होती है, ठीक है, मतलब एक पार्ट हम टीएमपी का लेते हैं और 3 हिस्से किसके लेते हैं, एसएमएक्स के लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कोट्राइमोक्साजोल कहते हैं। खैर हम इसको पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में आपकी फार्माकोलॉजी में। फिलहाल मुझे जरा ये बता दें कि आपको ये सारा समझ आ चुका है, एक्यूट सिस्टाइटिस कोई मसला तो नहीं जाएगा, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं है जाएगा कि इसमें जो हमने चीज पढ़ी है ना कैथेटर वाली, आपसे एक वो बंदा कहेगा कि एक बंदा है, ठीक है, मतलब जो सवाल आएगा मैं सवाल आपको बताता हूँ। एक बंदा है और वो क्या है जी, वो आपके है, अल्लाह भला करे, 10-15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। और वो क्यों आया था, उसको कोई ना यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन थी और उसको कोई और ब्रेन के भी इशू हो गए, तो आपने उसको 10-15 दिन एडमिट रखा हॉस्पिटल में। और आपने उसको 10-15 दिन क्या लगाई रखा, कैथेटर लगाई रखा। अब उसमें क्या आ रहा है, अब उसके जो यूरिन है, अब उसको एक तो वो सुप्राप्यूबिक पेन हो रही है, और क्या हो रहा है, उसका जो यूरिन है उसमें ना डब्ल्यूबीसी आ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी की कास्ट आ रही है। तो आप बताएं उसको क्या मसला है। तो आपने डायग्नोज जो लगाना है, आपने डायग्नोज क्या लगाना है, आपने डायग्नोज किसका लगाना है, कैथेटर, ठीक है, कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई, ठीक है, कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इट इज वेरी 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 कॉमन। इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ, कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई पाकिस्तान में जो यूटीआईज हैं, मैंने जो देखा है, मैं हॉस्पिटल में जाता रहा हूँ और मैं नेफ्रो वार्ड में भी जाता रहा हूँ, और मुझे इसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कि कैथेटर अगर 2-3 दिन पाकिस्तान में ना, एक तो हाइजीन इतनी पुअर है कि जो नर्स होगी ना, नर्स होगी वो एक हाथ से समोसा खा रही होगी, ठीक है, और उसने हाथ भी नहीं धोने और फौरन उसने कोई कैथेटर पास कर देना है। और अगर वो बेचारी फीमेल है, मतलब कोई किस्मत की मारी फीमेल है, तो उसको वो गंदे हाथों से जैसे कैथेटर पास करेगी तो उसको क्या हो जाएगा, यूटीआई हो जाएगा। या फिर नर्सें इतनी हड हराम हो चुकी हैं पाकिस्तान में, आपके सामने ही है, खैर मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन वो इतनी हड हराम हो चुकी हैं कि पाकिस्तान में वो बेचारे मरीज रोते रहते हैं कि भाईजान कैथेटर निकाल दें, कैथेटर निकाल दें, लेकिन वो 2-3 एक दिन तो उन्होंने ना मस्ट एक उसको डिले करना होता है। तो चूंकि वो कैथेटर को डिले ज्यादा देर के बाद बाहर निकालती हैं, या फिर वो क्या करती हैं, या फिर वो क्या करती है, गंदे हाथों से, पुअर हाइजीन होती है, तो उसकी वजह से उनको क्या आ जाता है, उसकी वजह से जो मरीज होता है उस बेचारे को क्या आ जाता है, यूटीआई हो जाता है। उसको क्या हो जाता है, यूटीआई हो जाता है, ठीक है, यूटीआई हो जाता है। अब यूटीआई क्यों होता है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। इसमें अगर आपको ये लग रहा है ना कि यार बहुत लंबे अरसे के उसके कैथेटर रहा है उसकी बॉडी में, तो उसको यूटीआई हो गया, तो इसके लिए जरूरी जो बातें हैं, जरूरी ये है कि आपका कल्चर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, आपका कल्चर लाजमी पॉजिटिव होना चाहिए, फिर ही आपका डायग्नोज बनेगा, ठीक है। ये बातें उसमें एमसीक्यूज में लिखी हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ। कल्चर पॉजिटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और इसमें आपने कोई सिस्टेमिक क्या करनी है, सिस्टेमिक डिजीज को भी रूल आउट करना है। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कैथेटर के कितने लंबे अरसे तक जो कैथेटर है वो उस बंदे या बंदी की बॉडी में रहता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क। जितना लंबा आप कोई कैथेटर रखेंगे उसकी बॉडी में, उतना ज्यादा रिस्क होगा किसका, यूटीआई का, उतना ज्यादा क्या किसका रिस्क होगा, यूटीआई का। तो इसको हम कहते हैं कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई, और ये यू वर्ल्ड का एक क्वेश्चन है और मैंने आपको बता दिया है। सर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछे तो इक्लाई लगाना, यस। अगर आपको देखो, मैं आपको मतलब अल्लाह के घर से हमें बड़ी उम्मीद है कि आपसे जो चूंकि जो आपका इक्वलाई होता है ना, जो आपका इक्वलाई होता है, ये 80%, आपके जो 80% यूटीआईज हैं, ये क्या कौन कॉज कराता है, इक्वलाई कॉज कराता है। तो जब भी आपका इसका इन्फेक्शन आ जाए ना यूटीआई का, सबसे पहले आपने इक्वलाई देखना है। अगर तो इक्वलाई है तो सबसे पहले इक्वलाई की तरफ जाना है। अगर इक्वलाई नहीं है तो फिर आपने सेप्रोफाइटिकस की तरफ जाना है। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपने इनकी तरफ जाना है, क्लेब्सिला की तरफ जाना है, और वो आपके मिराबिलस की तरफ जाना है, ठीक है। लेकिन सबसे जो कॉमन कॉज है दैट इज योर इक्वलाई, इक्वलाई को नहीं भूलना, इक्वलाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक हो गया। तो इसमें आपने याद रखना है। उसके अलावा इसमें हमने इसकी जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो ये है कि इसमें हमने अननेसेसरी कैथेटर को पास नहीं करना, ठीक है। हमने कोई
मतलब तुक्के से कैथेटर अंदर नहीं रखना, जब उस पेशेंट को जरूरत होगी तब हमने कैथेटर डालना है, और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी हमने कैथेटर को वापस फौरन निकाल देना है। ठीक है, तो अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी कैथेटराइजेशन से को हमने क्या करना है, अवॉइड करना है। अननेसेसरी कैथेटर को हमने क्या करना है, अवॉइड करना है। उसके अलावा और हमने क्या करना है, और हमने जब भी कैथेटर लगाना है तो हमने नर्स को, जो भी नर्सिंग स्टाफ है, उसके उसको उसके जो हाथ पाँव हाथ हो उसके क्या होने चाहिए, प्रॉपरली स्टीराइल होने चाहिए, उसको ग्लव्स पहनने चाहिए, और जो कैथेटर है वो प्रॉपरली स्टीराइल होना चाहिए। ठीक हो गया। और जैसे ही उसकी जरूरत खत्म हो जाए हमने रिमूव कर देना है कैथेटर को। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि बताना जरूरी थी कि रिमूव प्रॉम्प्टली। ठीक है, आपकी बुक की वर्ड है रिमूव प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब है कि फौरन निकाल देना आपने, जैसे उसकी जरूरत खत्म हुई आपने कैथेटर को फौरन रिमूव कर देना है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बंदा इस तरह का कोई सवाल आए ना कि यार एक बंदा है 10-15 दिन से नेफ्रो वार्ड में एडमिट है, उसको यूटीआई हो गया है, उसको हमने कैथेटर लगाया था, तो बताएं यूटीआई क्यों हुआ है, तो आपने क्या कहना है, आपने क्या कहना है, आपने कहना है इट इज कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई। इसके अलावा डॉक्टर हसन भी बता रहे हैं, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपको पता है एक रिसर्च आर्टिकल था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जितने भी पब्लिक वॉशरूम्स हैं, ठीक है, जितने भी पब्लिक वॉशरूम्स हैं, पब्लिक वॉशरूम्स, ठीक है, पब्लिक वॉशरूम्स को उन्होंने आर्टिकल में लिखा था कि पब्लिक वॉशरूम्स आर वेरी वेरी ग्रेट, मतलब कि दे आर ग्रेट प्लेस फॉर सिस्टाइटिस। कि आपका जो यूटीआई है, पब्लिक वॉशरूम जब भी आपने यूज करना है तो उसको ध्यान से यूज करना है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक वॉशरूम्स में यूटीआई होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इस पे ना पूरा एक आर्टिकल छप चुका है, आप इसको गूगल स्कॉलर पे पढ़ भी सकते हो। ठीक है, पब्लिक वॉशरूम्स पे। तो पब्लिक वॉशरूम्स दे आर आल्सो ग्रेट, मतलब ये काफी दे आर नीडेड फॉर बैक्टीरिया, एंड ये काफी ज्यादा रिस्क को बढ़ा देते हैं यूटीआई के। ठीक हो गया। डॉक्टर हसन पूछ रहे हैं सर ये यस, ये ना वॉशरूम से भी हो सकता है, ये वॉशरूम से भी हो सकता है, मतलब मैंने आपको बताया ना कि पब्लिक वॉशरूम से भी ये होता है। ठीक है, ये इसके ऊपर ना पूरा आर्टिकल छप चुका है। तो खैर हम आगे चलते हैं, अब हम इसको खत्म करते हैं, और ये हमारा एक्यूट सिस्टाइटिस खत्म हो चुका है। इसमें जो क्वेश्चन थे वो ये वाले थे, कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई। कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई के लिए जरूरी क्या है कि आपका कल्चर पॉजिटिव होना चाहिए, और जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा, जितना ज्यादा कैथेटर उस मरीज की बॉडी के अंदर रहेगा, उतने ज्यादा उसको यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। हम आगे चलते हैं, और आगे हम कहते हैं, आगे है जी हमारा टॉपिक, दैट इज योर पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, दैट इज योर पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या है, पाइलो का मतलब क्या है, पाइलो का मतलब है पेल्विस। ठीक है, पाइलो का मतलब क्या है, पेल्विस। तो रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस मैं आपको 1000 दफा पढ़ा चुका हूँ कि फर्ज करो कि ये आपके क्या है, किडनी है। तो जहां से आपकी यूरिटर वगैरह या बाकी चीजें एंटर और एग्जिट हो रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेल्विस कहते हैं। तो अगर इस चीज की इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर इसकी क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, अगर इसकी क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इस हमें क्या हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, हमारा जो पेल्विस है उसकी क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इसको हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब आपके सबके जेहन में आ रहा होगा कि यार ये होता क्यों है, तो इसको थोड़ा सा गौर से समझना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। देखो ये कैसे टेक्निकल है, मैंने आपको जब हमने रीनल सिस्टम स्टार्ट किया था तो पहले पहले लेक्चर में एक चीज समझाई थी। मैंने क्या समझाया था कि फर्ज करो आपका ये क्या है, ब्लैडर है, ठीक है, दिस इज योर ब्लैडर, और ये क्या है, ब्लैडर की वॉल है। ठीक है, ये क्या है, ब्लैडर की वॉल है। और मैंने आपको एक बात कही थी कि यार जो आपका यूरिटर होते हैं ना, जो आपके दोनों तरफ के यूरिटर होते हैं, वो अब्लीकली एंटर हो रहे होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, अब्लीक एंटर होते हैं, वो थोड़े से टेढ़े एंटर होते हैं। ठीक है, ओब्लीक एंटर होते हैं। वो क्या होते हैं, ये बहुत अहम बात है, जो आपके यूरिटर होते हैं वो थोड़े से ओब्लीक एंटर हो रहे होते हैं, और इस तरफ भी आपके क्या होते हैं, थोड़े से टेढ़े से एंटर हो रहे होते हैं। जो ब्लैडर है उसमें थोड़े से अब्लीक एंटर हो रहे होते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो नॉर्मल बंदे हैं माशाल्लाह, जब इनका ब्लैडर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब इनका डिट्रूजर मसल, मैंने कल भी पढ़ाया था, डिट्रूजर मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब डिट्रूजर मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है, क्या होता है, ये जो हमारा मसल है, ये जो इसकी दीवारों के अंदर हमारे यूरिटर है, ये भी कंप्रेस हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो यूरिन है वो बैक फ्लो नहीं करता नॉर्मल बंदों में। दोबारा सुने, जो यूरिटर होती है ये टेढ़ी एंटर होती है। जब ये टेढ़ी एंटर होती है तो ये ज्यादातर किस में होती है, हमारी दीवारों के अंदर होती है, ब्लैडर की दीवारों के अंदर होती है। अब क्या होता है कि जब हमारा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये किसको कंप्रेस कर देता है, जो यूरिटर किसके अंदर है, ब्लैडर की वॉल के अंदर है। तो जब उसको ये क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे हमारा जो यूरिन है वो पीछे नहीं जाएगा, वो किडनी की तरफ वापस नहीं जाएगा। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन अल्लाह आपका भला करे, अगर कोई बंदा है और वो किस्मत का मारा है, और उसके अगर यूरिटर क्या है, अगर उसके यूरिटर क्या है, नॉर्मल क्या है, वो अब्लीक है। ठीक है, अब्लीक क्या है, अब्लीक आर नॉर्मल। ठीक है, अब्लीक नॉर्मल है। अगर वो कोई किस्मत का मारा है, उसकी किस्मत ही बहुत ज्यादा ही खराब है, तो वो क्या है, उसके जो यूरिटर होंगे वो क्या होंगे, वर्टिकल एंटर होंगे। ठीक है, वर्टिकली एंटर होंगे। वर्टिकली एंटर होंगे मतलब कि वो टेढ़े होने की बजाय बिल्कुल इस तरह सीधे एंटर होंगे। और अगर वो सीधे एंटर होंगे तो जो ब्लैडर की वॉल होगी उसमें उसको स्पेस कम मिलेगी। तो जो बेचारा ब्लैडर है, जब वो क्या करेगा, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वो ब्लैडर को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा,
क्या होगा, जो यूरिन होगा वो बैक फ्लो, यूरिन आपकी किडनी की तरफ वापस जाएगा, यूरिन क्या करेगा, बैक फ्लो करेगा। जब यूरिन क्या करेगा, बैक फ्लो करेगा, तो उससे क्या होगा, यूरिन जब वापस जाएगा तो उस वो किस पे जाएगा, वो ब्लैडर से किस में जा रहा है, आपकी किडनी की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहला हिस्सा आपका कौन सा आएगा, सबसे पहला आपका हिस्सा आएगा पेल्विस। तो वो पेल्विस की क्या करा देगा, इन्फ्लेमेशन। तो इसको हम कहते हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो मैकेनिज्म की समझ आई है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको बताएं, मुझे क्लियर हुआ है, फिर मैं इसको आगे चलूं, वरना मैं रिपीट कर देता हूँ, जल्दी बताएं, शाबाश। डॉक्टर समीना कह रही है रिपीट। अगर आपका क्या है वर्टिकल हो जाए यूरिटर, तो आपका क्या हो जाता है, बैक फ्लो होता है। और इस बैक फ्लो को हम बहुत ही प्यारा नाम देते हैं, और आपने बहुत जगह इसका नाम भी सुना होगा, दैट इज योर विजाइको यूरिटर। ठीक है, विजाइको, विजाइको यूरिटल, ठीक है, विजाइको यूरिटल रिफ्लेक्स। ठीक है, विजाइको यूरिटल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, देखो, विजाइको का मतलब क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिटर का मतलब क्या होता है, यूरिटर। तो अगर आपके यूरिन ब्लैडर से आपके यूरिटर में जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं विजाइको यूरिटर रिफ्लेक्स। और विजाइको यूरिटर रिफ्लेक्स इज वेरी 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 कॉमन कॉज फॉर पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस होता ही विजाइको यूरिटर रिफ्लेक्स की वजह से है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। ऑब्स्ट्रक्शन किस में हो, फर्ज करो हमने पहले पढ़ी थी हॉर्स शू किडनी। ठीक है, हॉर्स शू किडनी। हॉर्स शू किडनी अगर आपको याद है या नहीं, मैंने कहा था कि हॉर्स शू किडनी में क्या होता है, जो आपकी यूरिटर होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है। जब यूरिटर ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो क्या होगा, आपका यूरिन बैक फ्लो करेगा, और वो किसको खराब कर देगा, वो हमारे पेल्विस को खराब कर देगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा पेल्विस खराब हो जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये ओब्लीक वाली बात समझ आ गई। इसको मैंने एनाटॉमी में भी पढ़ाया था, दोबारा भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। ये काफी स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता होता कि पाइलोनेफ्राइटिस विजाइको यूरिटर रिफ्लेक्स की वजह से क्यों होता है। तो इसकी बात आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए कि अब्लीक और वर्टिकल यूरिटर में क्या फर्क है। ठीक है, तो अब जरा मुझे शाबाश जल्दी से बता दें, फिर मैं आगे चलूं, जल्दी बताएं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, बीपीएच, बीपीएच में भी क्या होता है, बीपीएच में भी क्या होता है, आगे डॉक्टर मारिया ने आई थिंक पूछा था, तो मैं भूल गया था रिपीट करना। बीपीएच क्या होता है, देखो इसको क्लियर कट समझ लो। फर्ज करो कि ये क्या है, दिस इज योर ब्लैडर। ठीक है, दिस इज योर ब्लैडर। अब ये क्या है, दिस इज योर यूरिथ्रा। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे होता है, हमारा जो प्रोस्टेट होता है ना, इस तरह का गोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ग्लैंड है, गोल स्ट्रक्चर है। और आपने याद रखना है, प्रोस्टेट के अंदर से गुजर रहा होता है आपका यूरिथ्रा। प्रोस्टेट के अंदर से क्या गुजर रहा होता है, यूरिथ्रा गुजर रहा होता है। अब फर्ज करो आपको क्या हो गया है, अल्लाह ना करे, आपको क्या हो गया, बीपीएच हो गया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसकी फुल फॉर्म लिख लें, बिनाइन। ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, इसको हम ना डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अगर आपका बीपीएच क्या हो गया है, बड़ा हो गया। ठीक है, अगर आपका बीपीएच क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, बीपीएच क्या होगा, बीपीएच जब बड़ा हो गया तो वो उसके अंदर जो यूरिथ्रा थी उसको क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। जब वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो क्या होगा, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। जब यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आपको क्या होगा, आपको पाइलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। उसके अलावा उसने अब कॉजेज पे आते हैं कि उसके अलावा इसने पाइलोनेफ्राइटिस की कॉजेज भी लिखी हुई हैं। बल्कि हम पहले ना उसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि आपके पास मरीज किस तरह आएगा। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या है, तो प्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं कि आपके पास मरीज, आपका जो किस्मत का मारा मरीज है, वो किस तरह आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे होगी। सबसे पहले इसमें फीवर होगा, जो हमने पहले पढ़ा है, डेट वाज योर एक्यूट सिस्टाइटिस, उसमें फीवर नहीं होता। लेकिन जो पाइलोनेफ्राइटिस है, बल्कि आपने याद रखना है, पूरी बॉडी में अगर किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन हो ना, चंद एक एक्सेप्शन के अलावा, तो आपको फीवर लाजमी होता है। तो फीवर होगा। और इसमें क्या होगा, आपको फ्लैंक पेन होगी। और फ्लैंक आई थिंक कि आपको समझाने की दोबारा जरूरत नहीं है। फ्लैंक पेन मैं 1000 दफा आपको पढ़ा चुका हूँ कि फ्लैंक पेन क्या होती है। फ्लैंक पेन क्या होती है, आपका जो आपके कमर है, ठीक है, जो आपकी कमर है, जो पीछे वाला हिस्सा है, इसके जो रिब्स और आपके जो पेल्विक बोन है, इसके दरमियान जो हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है कमर का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लैंक रीजन कहते हैं। तो इसमें कौन सी पेन होती है, फ्लैंक पेन होती है। जो एक्यूट स्टाइटिस है उसमें कौन सी पेन होती है, उसमें कौन सी पेन होती है, उसमें सुप्रा प्यूबिक पेन होती है। तो ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। उसके अलावा इसने लिखा हुआ है कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, इसका मतलब क्या है, कोस्टोवर्टिब्रल, कोस्टोवर्टिब्रल का मतलब क्या होता है, देखो, कोस्टो का मतलब क्या है, कोस्टो का लफ्जी मतलब क्या है, रिब्स। कोस्टो का मतलब क्या है, रिब्स। और वर्टिब्रा का मतलब क्या है, आपके वर्टिब्रा। तो रिब्स और वर्टिब्रा के दरमियान जो आपका एंगल है, जो रिब्स और वर्टिब्रा के दरमियान एंगल है, जहां पे आपकी रिब्स वर्टिब्रा के साथ मिल रही हैं, अगर आप उस मरीज के वहां पे हाथ लगाओगे तो वो दर्द से चिल्ला उठेगा। इसको हम कहते हैं टेंडरनेस कहते हैं, कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस, के जो उसका कोस्टोवर्टिब्रल एंगल है, जब आप उस पर हाथ लगाओगे, जब आप उसको पलपेट करोगे, तो वो क्या करेगा, वो दर्द से चिल्ला उठेगा। उसको क्या है, उसको कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस है। उसके अलावा इसमें और क्या है, इसमें हाँ, इसका बस यही है। इसमें बाकी नोजिया वोमिटिंग चील्स है कि उसको सर्दी लगेगी, नोजिया वोमिटिंग होगी, और ये सारी इसमें बातें हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये वाली है
कि उसको फ्लैंक पेन होगी, उसको फीवर होगा, उसको कोस्टोवर्टिब्रल क्या होगी, कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस, ठीक है, कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस होगी, ठीक है, कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस, ये बात आपने नहीं भूलनी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब उसकी आता है कि इसकी कॉजेज क्या क्या हैं, ठीक है, इसकी क्या क्या वजह होती है कि आपको पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है। तो अगेन दैट इज योर असेंडिंग यूटीआई। असेंडिंग यूटीआई का मतलब क्या है? असेंडिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना, ठीक है। असेंडिंग का मतलब होता है कि लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाना, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना। मैं तीर भी बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे आना। तो असेंडिंग का मतलब, असेंडिंग यूटीआई का मतलब ये है कि फर्ज करो आपको पहले यूरिथ्रा का इन्फेक्शन हुआ, वो असेंड कर गया ब्लैडर में, वो और ऊपर चला गया, किसके ऊपर चला गया? वो आपके चला गया उसमें, यूरिटर में चला गया, उसके बाद पेल्विस में चला गया और किडनी में चला गया। तो आपने याद रखना है असेंडिंग यूटीआई। और यूटीआई के मोस्ट कॉमन काज क्या है? दैट इज योर अगेन ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई। उसके अलावा हम आगे चलते हैं। उसके अलावा हम आगे चलते, कोस्टोवर्टिब्रल का बता दें अगेन। डॉक्टर मारिया, कोस्टोवर्टिब्रल का मैंने ये बताया है कि जो आपकी रिब्स होती हैं, रिब्स और जो वर्टिब्रा है, जो रिब्स और आपके वर्टिब्रा हैं, इनके दरमियान जो एंगल होता है, उस पे जब आप हाथ लगाओगे, जब आप मरीज के उसको पल्पेट करोगे, तो वो दर्द से चिल्ला उठेगा। इसको हम कहते हैं कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस। वर्टिब्रा और रिब्स के दरमियान जो एंगल है, ठीक है। ओके, हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये क्या करता है? ये आपका है ना पाइलोनेफ्राइटिस, ये हिमेटोजीनियस स्प्रेड है, ये खून के थ्रू फैल जाता है, ठीक है, हिमेटोजीनियस स्प्रेड, ठीक है, हिमेटोजीनियस स्प्रेड मतलब कि ये खून के थ्रू कहाँ पे फैल जाता है? हिमेटोजीनियस स्प्रेड टू किडनी, ये किडनी की तरफ भी आपकी फैल जाता है हिमेटोजीनियस। ये कोई इतनी खास अहम बात नहीं है। जो इसमें अहम बात है वो ये है कि इसमें हमें यूरिन में क्या मिलेंगे? डब्ल्यूबीसीज मिलेंगे, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज मिलेंगे, किसमें मिलेंगे? यूरिन में मिलेंगे, ठीक है, यूरिन में हमें क्या मिलेंगे? डब्ल्यूबीसीज मिलेंगे प्लस डब्ल्यूबीसी कॉस्ट, ठीक है, डब्ल्यूबीसी कास्ट मिलेगी। अब मुझे बताएं शाबाश, प्लस माइनस किसके साथ हमें डब्ल्यूबीसी कास्ट भी मिल सकती है और डब्ल्यूबीसी भी मिल सकते हैं। एनीवन के किसी को बंदे को ये लाइन समझ आ गई हो? लाइन ना बड़े स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देती है कि यार डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी कास्ट में क्या फर्क है। हालांकि डब्ल्यूबीसी को अगर यूरिन में आ रहा हो तो उसको हम कास्ट भी कहते हैं। देखो इसमें उसने ना इसको एग्जैक्ट करके ये लिखा हुआ है कि आपको क्या मिल सकते हैं, आपको ना अलग अलग डब्ल्यूबीसी भी मिल सकते हैं, आपको सेपरेट सेपरेट क्या मिल सकते हैं? डब्ल्यूबीसी भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। लेकिन इसमें आपको डब्ल्यूबीसी कास्ट भी मिलेगी। अब डब्ल्यूबीसी कास्ट में क्या फर्क है? कास्ट क्या होती है? कास्ट के आगे लिख लें, जो कास्ट होती है इट इज क्लम्प, ठीक है, ये क्या है? क्लम्प है। अगर आपको अलग अलग डब्ल्यूबीसी मिलेगा तो इसको हम कहेंगे कि आपको क्या मिल रहे हैं? डब्ल्यूबीसी मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको डब्ल्यूबीसी का गुच्छा मिल रहा है, एक क्लम्प मिल रहा है, क्लम्प ऑफ डब्ल्यूबीसी मिल रहा है, इसको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी कास्ट। तो ये जो मरीज है, इस मरीज में आपको या तो यूरिन में डब्ल्यूबीसी मिलेंगे, उसके साथ आपको क्रिस्टल्स या क्लम्प ऑफ डब्ल्यूबीसी भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस लाइन को बड़े लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार डब्ल्यूबीसी अगर यूरिन में आ रहे हैं तो उसको हम कास्ट ही कहते हैं। नहीं, डब्ल्यूबीसी के क्लम्प को, अगर किसी चीज के कोई क्रिस्टल या उसके क्लम्प आ रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कास्ट कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी भी हमें मिलेगा, अलग अलग भी मिलेगा और हमें उसके साथ उसकी कास्ट भी मिल सकती है। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। उसके बाद है जी इस पे आपको सीटी स्कैन पे क्या मिलेगा? ठीक है, सीटी स्कैन पे आपको क्या मिलेगा? तो इसमें सीटी स्कैन पे आपको मिलेगा स्ट्राइएटेड, ठीक है, स्ट्राइएटेड पैरेनकाइमल, ठीक है, स्ट्राइएटेड पैरेनकाइमल इनहांसमेंट, स्ट्राइएटेड पैरेनकाइमल इनहांसमेंट। इसको आपने सिर्फ रटा ही लगाना है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है कि जो आपका पैरेनकाइमा होगा वो स्ट्राइएटेड होगा, ठीक है, वो क्या होगा? स्ट्राइएटेड होगा। कि आपके जो पैरेनकाइमा है वो ज्यादा से ज्यादा किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? स्ट्राइएशन आ जाएंगी, उसमें लाइनें वगैरह से आ जाएंगी। जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो हमारे कार्डियक सेल्स होते हैं, जो हमारे स्केलेटल सेल्स हैं, दे आर आल्सो स्ट्राइएटेड मसल्स। खैर, तो इसमें ये फाइंडिंग आपने याद रखनी है कि सीटी स्कैन पे हमें क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है। ओके, अब हम आते हैं इसके रिस्क पे, ठीक है, कि इसमें रिस्क क्या आता है। ठीक है, तो इसमें रिस्क अगेन वही है कि इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे। इसमें सबसे पहले आपके पास क्या होगा? इनडिवेलिंग कैथेटर, ठीक है, इनडिवेलिंग कैथेटर का मतलब क्या है कि आपने क्या किया? आपने उसकी कैथेटराइजेशन की, ठीक है, तो आपने उसकी कैथेटराइजेशन की, उससे भी क्या हो सकता है? उससे उसको इन्फेक्शन होगा। जब उसको उसको यूटीआई होगा तो यूटीआई क्या करेगा? असेंड कर देगा किसके ऊपर? पेल्विस के ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम कहेंगे पाइलोनेफ्राइटिस कहेंगे। इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा है कोई ऑब्स्ट्रक्शन, और ऑब्स्ट्रक्शन में क्या आता है? ऑब्स्ट्रक्शन में क्या आता है? ऑब्स्ट्रक्शन में आपका आता है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। उसके बाद इसमें और क्या आता है? डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस में मैं आपको समझा चुका हूँ कि डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है? एक तो ग्लूकोज ज्यादा होता है, और क्या होता है? आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है प्रेगनेंसी। आपको पता है प्रेगनेंसी में यूटीआई के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में एक तो आपकी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है और एक यूटीआई के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसको हम ना गायनी में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जितना इधर लिखा हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। देखो,
फर्ज करो कि ये आपका क्या है, अल्लाह भला करे, ये जो फीमेल है कोई, और उसके अंदर ये क्या है, ये बेबी है, ठीक है, बेबी है। ठीक है, जो हमारा शकील था फर्ज करें वो अभी क्या है, वो अभी 8-9 महीने का बेबी है, ठीक है, ये शकील है, ये क्या है, यूट्रस में है, ठीक है, शकील किस में है, यूट्रस में है अभी, ठीक है, यूट्रस में। अब यूट्रस के साथ क्या होती है, यूट्रस के साथ आपकी गुजर रही होती है, क्या गुजर रही होती है, आपकी यूरिथ्रा गुजर रही होती है। तो इधर एक लफ्ज लिखा हुआ है ग्रेविड, ठीक है, ग्रेविड यूट्रस, ठीक है, ग्रेविड। ग्रेविड का मतलब क्या होता है, ग्रेविड का जो लफ्जी मतलब होता है, ग्रेविड का मतलब होता है भरा हुआ, ठीक है, उर्दू में मतलब होता है इसका भरा हुआ। तो जो आपकी यूट्रस है वो किससे भरी हुई है, दैट इज फिल्ड विद योर फीटस, मतलब कि वो किससे भरी हुई है, उसमें क्या है, शकील है हमारा, जो जिसको हमने बाद में ट्रीट करना है। तो जो शकील है वो कहाँ पे है, यूट्रस में है। अब ये जो ग्रेविड यूट्रस है, ग्रेविड यूट्रस का मतलब क्या है, ऐसी यूट्रस जिसमें क्या है, बेबी है, जिसमें क्या है, बेबी है, जिसमें हमारा प्लेसेंटा है। तो ग्रेविड यूट्रस क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, ग्रेविड यूट्रस क्या करेगी, हमारे कंप्रेस करेगी किसको, यूरिथ्रा को, ठीक है, किसको करेगी, यूरिथ्रा को करेगी। जब वो यूरिथ्रा को कंप्रेस करेगी तो उससे क्या होगा, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिससे क्या होगा, आपको पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट इधर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आपका देखो इसको ना हम पढ़ेंगे गायनाकोलॉजी में, ठीक है, गायनाकोलॉजी में, लेकिन जितना इधर लिखा हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। आपको पता है कि आपका प्रोजेस्टेरोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमारा क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाता है, बट जैसे ही बर्थ का टाइम करीब आता है तो प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये क्या होता है, बर्थ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बर्थ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो जब ये बर्थ पे प्रोजेस्टेरोन कम होता है तो जो हमारी यूट्रस होती है इसकी टोन भी कम कर देता है, ठीक है, इसकी टोन भी कम कर देता है। जो यूट्राइन टोन है उसको ये कम कर देता है, यूट्राइन टोन को ये क्या कर देता है, यूट्राइन टोन को ये क्या कर देता है जी, कम कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लैडर है, जो हमारा ब्लैडर है वो ब्लैडर के लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट टू एम्पटी प्रॉपरली। ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। जो ब्लैडर होता है इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एम्पटी कंप्लीटली। और मुझे बताएं इसमें कौन सी इनकॉन्टिनेंस होगी, इसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कौन सी होगी कि आपका ब्लैडर सही तरह खाली नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो आपकी यूट्रस है उसकी टोन कम हो गई है। टोन कम होने से क्या हुआ है कि आपके जो वो है यूरिथ्रा उस पर प्रेशर पड़ा है और आपका ब्लैडर सही तरह खाली नहीं हो पा रहा। तो शाबाश, मुझे जल्दी से बताएं कि इसमें कौन सी इनकॉन्टिनेंस होगी, जल्दी बताएं शाबाश। प्रेगनेंसी में कौन सी इनकॉन्टिनेंस होती है। डॉक्टर मारिया कह रही है स्ट्रेस, नहीं, प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है। डॉक्टर सुमीना कह रही है अर्जेंसी कॉन्टिनेंस। ये तो सारा आप बदल ही दिया, ये तो आपने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। यस, हेयर इज द आंसर डॉक्टर लाइबा, एक्सीलेंट। इसमें हमें क्या होगा, इसमें हमें होगा ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। क्यों, क्योंकि आपका जो ब्लैडर है, जो आपका ब्लैडर है वो कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पा रहा। जब वो कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पा रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगी। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, बल्कि खैर ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस को छोड़ो, मैंने आपको कल समझा दिया था। तो इसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी में आपको क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा मतलब कि जो मरीज है जब वो वॉशरूम में जाता है तो उसको सही तरह यूरिन नहीं आता, लेकिन बाद में उसका यूरिन क्या करता रहता है, लीक करता रहता है। इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। और प्रेगनेंसी में ये हो जाता होता है, ठीक है। और इसमें ये प्रोजेस्टेरोन वाली इतनी अहम बात नहीं है, ये वाली बहुत अहम बात है, ये गायनाकोलॉजी में भी लिखी हुई है कि जो आपकी ग्रेविड यूट्रस है ये क्या करती है, यूरिथ्रा को कंप्रेस करती है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है कि आपका क्या हो जाता है, आपको यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। डॉक्टर मारिया बता रही है कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस हो रहा था सर। देखो डॉक्टर मारिया, जो प्रेगनेंट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, मैंने कहा था ये प्रेगनेंसी के बाद होगा। मतलब कि एक मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि एक आपके पास खतून आई है और आप उससे पूछते हैं कि माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं, तो वो कहती है कि बस डॉक्टर साहब बस थोड़े ही हैं, 8-10 हैं, ठीक है। और आप पूछते हैं कि सारे नॉर्मल डिलीवरी से हुए थे, तो आपने कहा था वो कहती है कि हाँ सारे नॉर्मल डिलीवरी से हुए थे। तो उससे क्या होता है, उसके पेल्विक जो फ्लोर के मसल है वो वीक हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, कि वो थोड़ी सी खांसी करती है या वो थोड़ा सा इस तरह करती है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे उसको अपना क्या हो जाता है, स्ट्रेस, उसका यूरिनेशन हो जाती है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। और जो आपकी ये ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, लेकिन जो आपकी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है ये प्रेगनेंसी के बाद होती है, ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी होती है। ओके, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ गई। ओके, हम आगे चलते हैं। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशन हम जल्दी से कर लेते हैं फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास इसमें क्या क्या है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या होगा। कॉम्प्लिकेशन इसमें आता है बल्कि इसमें बताने वाली कोई खास जरूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, कि अगर आप पाइलो एक्यूट को सही नहीं करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपको क्या हो जाएगा, उसके अलावा आपको हो जाएगा रीनल पेपलरी नेक्रोसिस, ठीक है, रीनल पेपलरी नेक्रोसिस। तो इसको हम ना कल मैं आपको जो रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा ना उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि पेपलरी पेपिला क्या होते हैं और उसकी नेक्रोसिस क्या होती है।
तो रीनल पेपरी नेक्रोसिस, आरपीएन। उसके अलावा आपको क्या हो जाएगा, उसके अलावा आपको हो जाएगा पेरीनेफ्रिक अब्सेस। पेरीनेफ्रिक अब्सेस, इसको थोड़ा सा समझ लें। जो पेरीनेफ्रिक अब्सेस का मतलब यह है कि किडनी के अराउंड आपको क्या हो जाएगा, आपके अब्सेस जमा हो जाएगा, ठीक है। अब्सेस, ठीक है, अब्सेस जमा हो जाएगा किडनी के अराउंड। पेरीनेफ्रिक, जो नेफ्रॉन है या जो किडनी, उसके इर्द क्या जमा हो जाएगा, अब्सेस जमा हो जाएगा। विद पॉसिबल पोस्ट स्प्रेड टू एडजेसेंट सॉस मसल। आपका जो एक ना मसल होता है जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम को अटैच कर रहा होता है किसके साथ, पेल्विक बोन के साथ, उसको हम कहते हैं, आपने लाजमी इसका नाम सुना होगा, दैट इज योर सॉस मेजर, ठीक है। सॉस मेजर, सॉस माइनर, दो मसल होते हैं। तो जो आपके सॉस मसल होते हैं, जो आपका पाइलोनेफ्राइटिस होता है, इट कैन स्प्रेड टू सॉस मसल। बस इसमें आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है, इसके अलावा कोई खास अहम बात नहीं है। जो खास अहम बातें हैं वो मैंने आपको पीछे ही करवा दी हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी कोई खास अहम नहीं है। उसके अलावा इसमें ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, तो इसका आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे, इसको आप चुप करके क्या दे दोगे, एंटीबायोटिक्स दे दोगे। इसको आप क्या दे दोगे, एंटीबायोटिक्स दे दोगे, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, आपका मरीज ठीक हो जाएगा। यूरोसेप्सिस, यूरोसेप्सिस ये लिखा हुआ है इसके अंदर, जो मेरे पास बुक है इसमें यूरोसेप्सिस नहीं लिखा हुआ, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सेप्सिस का मतलब क्या होता है, सेप्सिस का मतलब होता है मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कि अगर आपका हम कहते हैं ना कि हमारे ब्लड में बैक्टीरिया अगर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट, मतलब पूरे ब्लड में अगर बैक्टीरिया हो गया तो हमें सेप्सिस हो गया। तो अगर आपके यूरिन में बहुत ज्यादा क्या हो जाए, बैक्टीरिया वगैरह हो जाए, तो इसको हम कहते हैं यूरोसेप्सिस, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ सो मेनी बैक्टीरिया इन योर यूरिन इज यूरोसेप्सिस।